जय हिंद दोस्तों। एनसीईआरटी 7 क्लास का ज्योग्राफी का आप बुक देख रहे हैं। आज चैप्टर नंबर 4 बात किया जाएगा, जिसमें चैप्टर 4 में बताया गया है वायु से संबंधित सारी चीज जानकारियां चैप्टर 4 में 7th क्लास की बुक में मिलेगा। चलिए दोस्तों, चर्चा करते हैं वायु होता क्या है। सबसे पहले ये जो है इसको समझने के लिए आइए टॉपिक पर हम लोग शुरू करते हैं। तो वायु क्या होता है? हमारी पृथ्वी चारों ओर वायु के जो है घनी जो है चादर से घिरी हुई है, घनी चादर से घिरी हुई है। और इसी घिरी हुई चादर को हम लोग क्या बोलते हैं? वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर से वायु की सघन जो है ये घनी चादर से घिरी हुई है। इसी घिरी हुई चादर को हम लोग क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। और ये पृथ्वी पर जो है, पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर करेगा, वायुमंडल पर निर्भर करता है दोस्तों। और ये हमें सांस लेने के लिए जो है वायु प्रदान करता है, और सूर्य के किरणों के जो है हानिकारक किरणों के प्रभाव से भी हमारी रक्षा करने में महत्वपूर्ण ये वायु रोल अदा करता है। यदि सुरक्षा की यह चादर ना हो तो हम दिन के समय सूरज की गर्मी से तप्त हो जाएंगे और जल सकते हैं। और रात के समय ठंडा से क्या हो जाएगा? ठंड से जो हम जम सकते हैं। अतः जो है यह जो है वायु राशि है, अतः यह वह वायु राशि है जिसे पृथ्वी के जो है तापमान को रहने योग्य बनाता है। पृथ्वी को तापमान रहने युक्त वो बनाने का काम ये वायु करता है। सूर्य के प्रकाश से तो बचाने के काम और रहने के लिए ये तो हमारे लिए अति आवश्यक है। जीवन जीवन जीने के लिए वायु का होना जरूरी है। पेड़ पौधे से लेकर हर चीज जो है इसके लिए जो है वायु का होना बहुत ही जरूरी हो जाती है। सबसे पहले यहाँ पर क्या आप जानते हैं? आइए जानते हैं क्या बात बताया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायुमंडल में फैलकर जो है पृथ्वी के से जो है विकृत उष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस पैदा कर देती है। कहने का मतलब क्या है? ग्रीन हाउस पैदा करने में सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन होता है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और ये पृथ्वी के विकिरण को उष्मा को वह पृथ्वी पर रोक कर ये ग्रीन हाउस को पैदा कर देती है दोस्तों। और इस प्रकार इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। ग्रीन हाउस गैस भी ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी बोलते हैं। और इसके अभाव अभाव से जो पृथ्वी इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव है। और यहाँ की बात करते हैं, जब जो कारखाने से कारों के धुआं से वायु में जो है इसका असर बढ़ जाता है, तो इसकी उष्मा उष्मा क्या होगी? उष्मा के द्वारा जो पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, और इसी को हम लोग दोस्तों क्या कहेंगे? भूमंडलीय ताप यानी ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है। ये जो है ग्लोबल वार्मिंग में इंपॉर्टेंट रोल अदा कर देता है। जब वायु का जो तापमान में वृद्धि हो जाती है, पृथ्वी का तापमान ज़्यादा हो जाएगा, ये ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा दोस्तों। और तापमान में जो है वृद्धि के कारण जो है पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेशों में जमी हुई बर्फ क्या होगी? पिघल जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप जो होगा समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो जाएगी, और जिसके तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जा सकती है। और दीर्घ अवधि के में इसके कारण जो है जलवायु में जो है अधिक परिवर्तन हो सकता है, के फलस्वरूप जो है पेड़ पौधे पशु पक्षी जो क्या हो गया? लुप्त हो सकते हैं। ये बहुत ही भयावह स्थिति बन सकता है। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताया गया है। आइए बात करते हैं वायु के जो है निर्माण में प्रमुख जो घटक कौन कौन सा है। वायु के प्रमुख घटक में है, क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का हम उपयोग जो हम सांस लेने के लिए करते हैं ना, वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण होता है। जिसे हम सांस लेते हैं ये अनेक गैसों का मिश्रण होता है, जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ऐसे दो प्रमुख गैस होता है। और जिनसे जो है वायु का सबसे बड़ा भाग होता है, वायुमंडल में सबसे बड़ा भाग ये इन दोनों का होता है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन और आपको जो है हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है, कम मात्रा में पाया जाता है। वही जो बात करते हैं, इन गैसों के अलावा आप धूल धूल के छोटे छोटे कण हवाओं में मौजूद रहता है। धूल के कण जो रहते हैं हवाओं में मौजूद रहता है। और जो है आपको जो है इस चित्र के माध्यम से हम लोग देख लेंगे, इस चित्र में क्या बताया गया है हम लोग इस पर देखेंगे। आइए चित्र को हम देख लेते हैं। देखिए चित्र में बताया रहा है इसमें। देखिए सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड देखिए तो कितना परसेंट होगा? 0.03% हो गया। 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। आर्गन आपको 0.93% है, 0.93% हो गया। आर्गन हो गया। अन्य गैसों में 0.04% हो गया। अन्य गैस में ऑक्सीजन आपको 21% हो गया, 21% ऑक्सीजन हो गया। और नाइट्रोजन सबसे ज्यादा 78%, 78% हो गया, 78% हो गया नाइट्रोजन। तो ये आपको जो है चित्र में बनाया गया है। और ये इसे अक्सर पूछ लेता है कि बताइए कार्बन डाइऑक्साइड कितना, आर्गन कितना और ऑक्सीजन कितना, नाइट्रोजन। ये तो आप तो जानते ही हैं। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड याद रखें 0.03% होता है। आर्गन जो है 0.93% हो गया, और गैस में है 0.04% होता है। ऑक्सीजन 21% और 78% नाइट्रोजन होता है दोस्तों। ये बात हमेशा याद रखेंगे। जो ये वृत्त रेख में बताया गया था, वृत्त रेख में ये जो बताया गया है, जिसे वायु के विभिन्न संगठकों को प्रदर्शित किया गया है, जो हम लोगों ने इसी को वायु के संगठन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन जो होगा वायु में सर्वाधिक पाई जाती है। वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाने वाला कौन हो गया? वायु में जो है सबसे ज्यादा जो है नाइट्रोजन जो वायु में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रमुख गैस होती है। जिसे हम सांस लेते हैं तब वो फेफड़े में कुछ ऑक्सीजन नाइट्रोजन ही लेते हैं। जब ये फेफड़ा में जाते हैं तो कुछ ही नाइट्रोजन ले पाते हैं और उसे बाहर निकाल दिया जाता है। उसे क्या कहते हैं? बाहर निकाल देता है। परंतु पेड़ पौधों की बात किया जाए, पौधों के अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता ज्यादातर होती है। पौधों के लिए किसकी ज्यादा है? तो नाइट्रोजन की आवश्यकता ज्यादा होती है। हम लोग के मनुष्य के लिए किसका? तो ऑक्सीजन की ज्यादातर जरूरत पड़ती है। वही जो बात किया गया है दोस्तों,
पेड़ पौधों के लिए नाइट्रोजन आवश्यक होती है, वह जो है सीधा वायु से नाइट्रोजन नहीं लेता है, लेकिन ये वायु से जो होता है आपको जो है वायु जैसे ये जो वायुमंडल से जो है सीधा नाइट्रोजन ग्रहण पेड़ पौधा नहीं करता है। और कैसे ग्रहण करेगा? मृदा तथा कुछ पौधे की जड़ों में रहने वाले जो है जीवाणु वायु से जो है नाइट्रोजन लेकर इसका रूप बदल देता है, जिससे क्या होता है पौधे इसका उपयोग कर सकते हैं। अब इसको बात समझ में आ जाना चाहिए, ये सीधा जो है पेड़ पौधा नाइट्रोजन नहीं लेगा। पेड़ पौधों के जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। कौन सा जीवाणु? राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है। नाइट्रोजन का किस में बदलता है? नाइट्रेट में बदल देता है। और इस प्रकार जो है नाइट्रोजन का उपयोग कर लेता है पेड़ पौधा। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन वायु में जो है प्रचुर मात्रा में मिलने वाली दूसरी गैस है। नाइट्रोजन तो प्रथम हो गया, और दूसरी गैस की बात करें तो आपको ऑक्सीजन सबसे ज्यादा 21% पाया जाता है। और मनुष्य और पशु भी हो गया, सांस लेने में आपको वायु से जो है ऑक्सीजन प्राप्त कर लेते हैं। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन प्राप्त क्या करते हैं? ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। और इस प्रकार जो वायु में जो है ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। और यदि हम वृक्ष काट दे तो ये क्या होगा? संतुलन बिगड़ जाएगा। ये क्या होगा? संतुलन बिगड़ जा सकती है। चलिए अब यहाँ की बात करते हैं। यहाँ आपको बात बता रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बता रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैस जो है प्रमुख अन्य गैस है, जो है हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ग्रहण करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग जो है पेड़ पौधे जो होते हैं पादप जो होता है भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, पेड़ पौधा क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और ऑक्सीजन छोड़ता है। जबकि मनुष्य और आपको जो पशु जो है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देता है। यानी हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं और उसी कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन हमारे लिए रिलीज करता है, छोड़ते रहते हैं। मनुष्य और आपको पशु के द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों के द्वारा जो उपयोग में लिए जाने वाली गैसों के बराबर होती है, जिससे वह संतुलन बना रहता है। जिससे क्या होता है? संतुलन बना रहता है। परंतु ये संतुलन जो है कोयला, आपको खनिज तेल आदि उद्योग के जलाने से बिगड़ सकता है। ये जो है ये संतुलन क्या होगा? बिगड़ सकता है। जब आपको ज्यादातर कोयला उद्योग ये सब चीज का ज्यादा जलाने से क्या होगा? ये बिगड़ सकता है। और वे वायुमंडल में जो है प्रति वर्ष जो है करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी हो रही है। प्रति वर्ष जो है करोड़ों टन जो है कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा बढ़ती जा रही है, जो हमारे वातावरण के लिए ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज्यादातर जिम्मेदार यही होगा। फलस्वरूप ये होगा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ता हुआ जो है पृथ्वी आयतन जो क्या है बढ़ता हुआ आयतन पृथ्वी पर जो है मौसम और जलवायु को क्या करेगा? प्रभावित करेगी। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है दोस्तों आने वाले समय में जो पृथ्वी का मौसम को चेंज करेगा, जिसकी वजह से तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह के मौसम में जो है परिवर्तन के चलते असमय बारिश होगी और तरह तरह की जो है ऐसे घटनाएं भी होती रहेगी। यहाँ पर एक बात लिखा गया, क्या आप जानते हैं? थोड़ा सा इसी को थोड़ा पढ़ लीजिए। जब वायु गर्म होता है तो वह फैलती है। जब वायु गर्म होगा तो वह फैलती है और हल्का होकर ऊपर होती है। और ठंडी वायु सघन और भारी होती है। ठंडी हवाएं कहते हैं सघन और भारी होती है, इसलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। आपको ठंडी हवाएं कहाँ नीचे रहती है? गर्म हवाओं के जो है ऊपर उठने के पर जो है आसपास के क्षेत्र में ठंडी हवा रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां पर आती है ना? जब गर्म हवा ऊपर जाएगी तो ठंडी हवाएं उस रिक्त स्थान को भरने के लिए आती रहती है, तो वहां एक आ जाती हैं। तो इस प्रकार जो है वायु चक्र उत्पन्न हो जाती है, यानी भावरा उत्पन्न हो जाता है। देखते हैं ना आपको ऐसा गोल गोल भावरा की तरह बन जाता है। यही कारण है। देखिए ग्लोबल वार्मिंग पर ये रिपोर्ट जारी किया गया है पेपरों में। इतना करोड़ों टन जो है, इतना प्रतिदिन जो है आपको ये गंभीर समस्या बनती जा रही है। हमारे लिए आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही भयावह स्थिति होगी। आइए बात करते हैं वायुमंडल की संरचना की बात करते हैं। वायुमंडल की संरचना और वायुमंडल की परतें जो है 5 परतों में विभाजित है। वायुमंडल की परत जो है आपको 5 परतों में विभाजित किया गया, जो पृथ्वी की सतह से प्रारंभ होती है। वायुमंडल की परतें जो है पृथ्वी की सतह से शुरू होती है। तो पृथ्वी की सतह से आपको क्षोभ मंडल हो गया, संताप मंडल, मध्यमंडल और बाह्य मंडल हो गया, बाह्य वायुमंडल हो गया और आपको बहिर्मंडल हो गया। इस प्रकार जो है 5 परत में जो है वायुमंडल को 5 कितने परत है? 5 परत हो गया। क्षोभ मंडल हो गया, इस पर हो गया संताप मंडल हो गया, मध्यमंडल, बाह्य वायुमंडल हो गया, आपको बहिर्मंडल हो गया। ये आपको वायुमंडल की प्रमुख संरचना 5 है। आइए बात करते हैं। यहाँ पर बात किया गया है आपको क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल क्या होता है दोस्तों? तो क्षोभ मंडल यह परत जो है वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत होती है। वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत की बात किया जाएगा, सबसे महत्वपूर्ण परत ये क्षोभ मंडल होते हैं। इसकी औसतम ऊंचाई जो है 13 किलोमीटर है। यानी पृथ्वी से 13 किलोमीटर ऊंचाई को कौन सा मंडल? ये क्षोभ मंडल दोस्तों कहा जाता है। हम सभी जो है हम सब इसी मंडल में मौजूद है। वायु से जो है सांस लेते हैं, इसी मंडल में यानी क्षोभ मंडल से ही हम लोग सांस लेते हैं। और मौसम की जो है प्रमुख घटनाएं जैसे कि आपको वर्षा होती है, कोहरा हो गया, ओलावृष्टि, इसी परत के अंतर्गत में होती है। तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि होता है मौसम संबंधी घटनाएं, वर्षा, कोहरा, ओलावृष्टि, ये किस मंडल की बात है? ये आपको क्षोभ मंडल में ये होती है। कितना किलोमीटर में दोस्तों? ये आपको 13 किलोमीटर में। वायुमंडल की सबसे निचली परत आपको याद रखोगे, आपको क्षोभ मंडल है दोस्तों, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल समझ में आ गया। अब बात करते हैं समताप मंडल। समताप मंडल ये होता है क्षोभ मंडल के ऊपर जो है लगभग जो है समताप मंडल कहलाता है। उनकी भाग को जो है क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल जो है, क्षोभ मंडल के ऊपर वाले भाग को हम लोग क्या कहेंगे? समताप मंडल कहा जाता है। और समताप मंडल की जो है कितना किलोमीटर? तो 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर फैला हुआ है। समताप मंडल की ऊंचाई पूछेगा तो क्या बताओगे? 50 किलोमीटर। ये क्षोभ मंडल से ऊपर होगा, ये होगा आप समताप मंडल। 13 किलोमीटर होगा क्षोभ मंडल, 13 किलोमीटर होगा क्षोभ मंडल, समताप मंडल 50 किलोमीटर।
और यह परत जो होता है यह समताप मंडल बादल और आपको मौसम संबंधी घटना से मतलब कि लगभग जो है मुक्त होता है। ये जो है बादल और आपको मौसम से जो है संबंधित जो है ये घटना से मुक्त होता है ना? समताप मंडल में जो बादल, मौसम ये सब चीज़ घटनाओं से क्या होता है? परे होता है, मुक्त होता है। इसके फलस्वरूप यहाँ की जो है परिस्थितियाँ जो है कैसी बनेगी? यानी जहाँ पर बादल नहीं होगा, जहाँ पर मौसम खराब नहीं होगा, तो वो उपयुक्त वाला कैसा समताप मंडल वाला जगह हो गया। और ये उपयुक्त किसके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होगा? तो हवाई जहाज़ के उड़ने के लिए सबसे अच्छा होगा। तो हवाई जहाज उड़ने के लिए सबसे आदर्श किस मंडल का उपयोग ज़्यादा किया जाता है? तो समताप मंडल। क्यों किया जाता है दोस्तों? तो यहाँ पर ना बादल रहेगा, ना कोई मौसमी सब घटना होगा। यहाँ पर समान रूप से ये सब चीज़ साफ मौसम होगा। इसलिए आपको हवाई जहाज उड़ने के लिए कौन-सा मंडल? समताप मंडल दोस्तों होता है। समताप मंडल आदर्श माना जाता है। समताप मंडल की महत्वपूर्ण विशेषता यह है। आइए बात करते हैं क्या विशेषता है ये दोस्तों? समताप मंडल की ये विशेषता है। विशेषता क्या है? इसमें ओज़ोन गैस की जो है परत होती है। तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है ओज़ोन गैस की परत जो है कौन से मंडल में? समताप मंडल में। हवाई जहाज किस मंडल में? समताप मंडल में। हवाई जहाज पूछेगा समताप मंडल में। ओज़ोन परत हो गया समताप मंडल में। 50 किलोमीटर आपको जो है समताप मंडल में इसकी मतलब की दूरी है। और ये जो है ओज़ोन परत जो है पराबैंगनी किरणों से आने वाली हानिकारक गैस आपको किरणों को जो है गैसों को क्या कर देगा? रोक लेता है, छान लेता है। तो ये ओज़ोन परत जो है आपको जो है सूर्य के पराबैंगनी किरणों को रोकने का काम करता है ना? आपको कौन-सा? ये समताप मंडल दोस्तों समझ में आ गया? समताप मंडल यह यहाँ पर मौसम संबंधी कोई घटना नहीं होती है। हवाई जहाज उड़ने के लिए परिस्थिति अच्छा होती है, 50 किलोमीटर इसकी ऊँचाई होती है और ओज़ोन गैस आपको ये ओज़ोन गैस की परत आपको ओज़ोन परत यहाँ पर इसी में समताप मंडल में है। सूर्य से आने वाले पर्यावरणीय किरणों को आपको रोकने का काम आपको यही समताप मंडल ही करेगा। अब बात करते हैं मध्यमंडल जो है यह जो वायुमंडल की तीसरी परत होती है। मध्यमंडल हो गया, तीसरी परत हो गया। समताप मंडल के ठीक ऊपर का मंडल को हम लोग क्या बोलते हैं? मध्यमंडल हो गया। मध्यमंडल की आपको कितना किलोमीटर की ऊँचाई पर फैला हुआ है? तो 80 किलोमीटर के। जैसे 80 किलोमीटर ऊपर ऊपर जाइएगा तो ये आपको मध्यमंडल में चले जाइएगा लोग। तो इसके बाद मध्यमंडल के बाद क्या आते हैं? यहाँ पर अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्का पिंड जो इस परत में आकर आने पर जल जाते हैं। यानी उल्का पिंड जो है क्वेश्चन पूछ लेता है। उल्का पिंड जो क्वेश्चन पूछ लेगा, उल्का पिंड जो है उल्का पिंड बताओ कि उल्का पिंड जो का किस मंडल में होता है? तो मध्यमंडल में। तो उल्का पिंड वाले जो जितने भी घटना हम लोग देखते हैं उल्का पिंड को, ये आपको मध्यमंडल में ही आपको 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला उल्का पिंड जो है इसी मंडल में आपको जल जाता है, मध्यमंडल में। आगे बढ़ते हैं। बाह्यमंडल की बात है। बाह्यमंडल जो है वायुमंडल की बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ साथ तापमान अधिक तीव्र से क्या होता है? तीव्रता से बढ़ जाता है। यानी मध्य आपको जो बाह्यमंडल में जो बात किया जाता है तापमान क्या होता है? ऊंचाई के साथ साथ क्या होता है? बढ़ता जाता है। बाह्यमंडल में जैसे जाएगा ऊंचाई पर टेम्परेचर क्या होगा? ऑप्शन में देगा घटता है, दे देगा आपको उल्टा बढ़ता है। ये आपको जो है बाह्यमंडल में जो ऊंचाई पर जाने पर तापमान बढ़ता रहता है, ये भी बात याद रखें। आयनमंडल जो है इस परत का एक भाग है। आयनमंडल इसका बाह्यमंडल का जो है आयनमंडल इसी का भाग है, जो आपको 80 से लेकर 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। 80 से 400 किलोमीटर तक आपको आपको बाह्यमंडल जो होता है। और इसमें बाह्यमंडल में रेडियो संचार जैसी घटनाएं होती है। रेडियो संचार की जो घटनाएं आपको इसी में होती है। रेडियो संचार किस मंडल में? तो बाह्यमंडल में ये प्रसारित होती है। रेडियो प्रसार करने के लिए कौन सा बाह्यमंडल उपयोगी होती है दोस्तों? और वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंग इस परत के द्वारा जो पुनः जो है आपको पुनः जो है पृथ्वी पर प्रसारित कर देते हैं। तो रेडियो तरंग किस मंडल में? तो बाह्यमंडल में। तो रेडियो बजाइए तो बाह्यमंडल। आगे बात करते हैं बहिर्मंडल हो गया। बहिर्मंडल में जो होता है वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत को क्या बोले? बहिर्मंडल हो गया। और बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है जो वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जानते हैं। वायु की जो है पतली परत पाई जाती है। वायु की जो पतली परत पाई जाती है किस मंडल में? तो बहिर्मंडल में पाया जाता है। बहिर्मंडल में वायुमंडल की पतली परत पाई जाती है। और यहाँ पर हल्के गैस जैसे कि आपको हीलियम और आपको हाइड्रोजन गैस पाया जाता है। आपको किस मंडल में आपको जो है हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाया जाता है? तो आप याद रखेंगे हीलियम और हाइड्रोजन गैस पाया जाता है। और यहाँ से अंतरिक्ष जो है अंतरिक्ष में तैरती रहती है। ये जो हाइड्रोजन और हीलियम जो है अंतरिक्ष में तैरती रहती है। ये कौन से मंडल की बात करते हैं? बहिर्मंडल की बात है। यानी चारों मंडल हम लोग को समझ में आ गया। चारों मंडल समझ में आ गया। तो यहाँ पर चित्र बनाया गया है, तो इस चीज को देखिएगा। यहाँ पर सबसे नीचे हो गया क्षोभ मंडल हो गया, उसके बाद ओजोन मंडल हो गया, ये हवाई जहाज समताप मंडल में हो गया, समताप हो गया, मध्य मंडल यहाँ पर हो गया, मध्य सीमा हो गया, और वो क्या हो गया? बाह्य वायुमंडल और बहिर्मंडल हो गया। चलिए यहाँ पर एक जानकारी दे दिया गया, जानकारी को थोड़ा सा जान लेते हैं। आप यह जानकर आश्चर्य होगा कि पृथ्वी जो है सूर्य की ऊर्जा जो है 20 अरबवा भाग ही प्राप्त करता है। सूर्य का कितना भाग प्राप्त करता है? तो 20 अरबवा भाग ही प्राप्त होता है। 20 अरबवा भाग ही प्राप्त होता है। तापमान किसे मापा? तापमान से तो ये तापमापीय ने तापमान तो वायु दाब से बैरोमीटर के द्वारा वायु दाब मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब। वर्षा मापी जो है रेन गेज से मापा जाता है। वर्षा मापी रेन गेज से हो गया। और दिशा सूचक से जो है दिशा की जानकारी मिलती है। चलिए थोड़ा सा यंत्र के बारे में दिया गया था। आइए थोड़ा सा और एक यहाँ पर दिया गया है कि आप जानते हैं तापमान को मापने की पैमाना इकाई जो क्या होती है? सेंटीग्रेड होता है, डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसकी आविष्कार कौन किया था? तो सेल्सियस जो है एडवर्ड्स जो है सेल्सियस के द्वारा सेल्सियस पैमाने का खोज किया गया था। और सेल्सियस पैमाने में जल का जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जम जाता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जम जाता है। और आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है? पानी उबल जाता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है? पानी उबल जाता है, 0 पर आपको जम जाता है। अब आप बात करते हैं, आप अब समझ गए होंगे कि जो है ध्रुव बर्फ से क्यों ढका हुआ है। आप समझ में आ गया कि ध्रुव जो है क्यों बर्फ से ढका हुआ है। यदि पृथ्वी का तापमान अधिक बढ़ जाता है
तो क्या होगा, इतना इतना गर्मी हो जाए तो वहाँ वहाँ कुछ जो है फसलें नहीं उग सकती हैं। गाँव की अपेक्षा नगरों की जो है तापमान बहुत ही अधिक होती है। गाँव की अपेक्षा देखे होंगे शहरों का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, गाँव का कम होता है। दिन के समय में है ऐसा ऐसा फेल्ट ऐसा फेल्ट से बनी सड़कें ऐसा फेल्ट से बनी सड़कें और आपको धातु आपको कंक्रीट से बने भवनों गर्म हो जाते हैं। यानी जो सड़क बना रहता है ऐसा फेल्ट से, जो क्या होता है सड़क जो गर्म हो जाता है, धातु या कंक्रीट या भवन क्या होगा गर्म हो जाते हैं और रात के समय ऊष्मा मुक्त कर देते हैं। रात के समय क्या होता है ऊष्मा मुक्त करते रहते हैं। और नगर में भीड़ वाले ऊंचा भवन जो है वायु मार्ग को रोक देता है। ऊंचे वाला जो भवन में देखेंगे उतना बड़े बड़े इमारत रहते हैं, वायु के गमन को क्या करते हैं रोक देते हैं, जिसके चलते नगरों में तापमान नगरों में बढ़ा रहता है। तो ये जानकारियां दोस्तों था। अब यहाँ की बात करते हैं वायु दाब क्या होता है। आइए, वायु दाब क्या होता है, वायु दाब समझते हैं। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा, वायु दाब आपको पढ़ते हैं, यह जानकर आश्चर्य होगा कि वायु हमारे जो शरीर का उच्च दाब के साथ बल लगाती है। वायु जो दाब जो है क्या है, हमारे शरीर के उच्च दबाव के साथ जो है ये बल लगाती है। उच्च दबाव के साथ साथ क्या करती है, ये हमारे ऊपर जो दबाव लगाती है। निम्न दबाव नहीं, उच्च दबाव लगाती रहती है वायु दाब, और हम इसका अनुभव नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों नहीं, क्योंकि इसलिए जो है इसलिए होता है कि क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगा रहता है और हमारा शरीर जो है विपरीत बल पर काम करता रहता है, जिसकी वजह से ये उच्च दबाव का हम लोग प्रेशर झेल पाते हैं। वायु का उच्च दबाव का प्रेशर हम लोग को अनुभूति नहीं होता है और ये जन्म से ही हम लोग को अनुभूति नहीं मिल पाती है। अगले पॉइंट की बात करते हैं। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। पृथ्वी के सतह पर जो है वायु के भार द्वारा जो लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। और वायुमंडल के ऊपर की ओर जाने पर जो है दबाव तेजी से क्या होता है गिरता जाता है। वायु का दबाव क्या होता है, वायु का दबाव कम होगा, वायु का दबाव ऊपर जाने पर क्या होता है तेजी से गिरता जाता है। और समुद्र के सतह पर जो वायु दाब क्या होगा अधिक होगा। इंपॉर्टेंट ये जानकारी याद रखेंगे, यानी आपको ऊपर जाइएगा तो वायु का दबाव क्या होगा गिरता जाएगा, वायु का दबाव गिरता जाएगा। और समुद्र तल पर जो है समुद्र तल के नीचे जाने पर वायु दाब क्या होगा अधिक बढ़ता जाएगा। और ऊंचाई पर जाने पर यह क्या होता है वायु दाब घटता जाता है। और समुद्र तल में नीचे जाने पर क्या होगा बढ़ता जाता है। वायु दाब का जो है क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के तापमान के द्वारा प्रभावित रहता है। क्या समझे, वायु दाब का क्षैतिज वितरण जो है किसी स्थान पर उपस्थित वायु के तापमान के द्वारा प्रभावित रहता है। अधिक जो ताप वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर क्या होगा ऊपर उठती है। अगर ज्यादातर प्रेशर होगा, अगर टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो वहाँ के वायु क्या होगा गर्म होकर ऊपर उठती रहती है और ये जो है निम्न दाब का क्षेत्रफल बन जाता है। ये किस प्रकार कैसे बनेगा, निम्न दाब का क्षेत्रफल बनेगा। निम्न दाब का क्षेत्रफल यानी वायु ऊपर जो है गर्म होकर ऊपर उठ जाता है, तो ये कौन सा क्षेत्र बनेगा, निम्न दाब का क्षेत्रफल बनता है। निम्न दाब जो है बादल युक्त आकाश और नम आकाश के साथ जुड़ जाता है। ये जो है निम्न दाब का जो प्रेशर जो होता है आपको वायु बादल युक्त आकाश और आपको नम जो है मौसम के साथ क्या करेगा ये जुड़ जाता है। अगली बात किया जाता है कम ताप वाले क्षेत्र की जो है वायु ठंडी होती है। कम ताप वाले क्षेत्र में जो क्या होती है वायु कैसी होती है ठंडी होती है, जिसके फलस्वरूप वहाँ भारी होती है। यानी ये जो है ठंडी जो हवाएं क्या होती है भारी होती है और भारी वायु जो निजमन होकर जो उच्च उच्च दाब वाले क्षेत्र बना देती है। कैसे क्षेत्र बना देगी, ये यानी भारी वायु दाब क्या बनेगी उच्च दाब वाला क्षेत्र बना देती है। उच्च दबाव के कारण जो है अस्पष्ट स्वच्छ आकाश होता है। उच्च दबाव के चलते क्या होगा ये आकाश साफ होता है, आकाश साफ होता रहता है, आकाश साफ होता है। वायु सदैव जो है उच्च दबाव क्षेत्र से निम्न दबाव की ओर गमन करती है। तो वायु का जो है सदैव क्या है उच्च दबाव से जो है निम्न दबाव की ओर ये गमन करती है। तो ये क्वेश्चन दे दिया है, सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया था कि वायु सदैव किस तरह गमन करती है। तो ये उच्च दबाव से निम्न दबाव की ओर ये गमन करती है, उच्च दबाव से क्या निम्न दबाव की ओर ये गमन करता रहता है। अब यहाँ की बात करते हैं पवन की बात है। पवन क्या होती है दोस्तों, ये आपको उच्च दाब क्षेत्र से जो है निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को हम लोग क्या बोलते हैं, वायु की गति को पवन कहते हैं। यानी उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न दाब के क्षेत्र बहने वाली वायु की गति को हम लोग क्या बोलेंगे पवन कहा जाता है। आप पवन को काम करते हुए देख सकते हैं, यानी ये हवाओं को काम करते आप देख सकते हैं। जब सड़क पर जो है गिरी पत्तियों जो है वो उड़ती है, ये तूफान के समय जो है पेड़ को क्या उखाड़ ले जाती है, यानी तोड़ ओड़ देती है। कभी कभी जब जो है पवन धीरे धीरे बहती है तो आप महीने क्या होगा धीरे धीरे बहेंगे तो महीन जो धूल कण और आपको धूल और के धुएं उड़ाकर ले जा सकती है। ये आपको वायु को हम लोग देखे होंगे, ऐसे आप लोगों ने भी देखेंगे। साथ ही साथ कभी कभी जो है पवन इतनी मन की कभी जो है ये जो पवन जो है इतनी तेज होती है कि इसके विपरीत दिशा में चलना भी क्या होता है कठिन हो जाता है, या कुछ चल नहीं सकते हैं। आपने अवश्य ही अनुभव किया होगा कि तेज जो है पवन की जो है पवन से जो होता है छत को लेकर जो है आसानी मतलब कि छाता पवन में जो है छाता लेकर चलना कठिन हो जाता है। और ये पवन इतना तेज रहता है तो छाता को भी उड़ा लेता है, छत को भी ऊपर उड़ा लेता है, कंक्रीट वगैरह छत की जो होता है ना एस्बेस्टस को भी उड़ा लेता है। तो ये पवन का द्वारा किया गया काम को आप देख सकते हैं। तीन नया उदाहरण सोचिए, तेज पवन के जो है कारण आपके लिए समस्या उत्पन्न हो सकता है। ये कारण सोचने के लिए बता रहा है कि पवन के मुख्य 3 प्रकार में विभाजित किया गया है। पवन को कितने प्रकार में विभाजित किया गया, तो पवन में 3 लीटर तो 3 प्रकार में बांटा गया है। तो इसको समझने के लिए याद करने के लिए ये याद है 3 प्रकार में विभाजित किया गया है। यहाँ पर एक जानकारी थोड़ा सा देखेंगे, 3 विभाजन हम बाद में देखेंगे, इसको पहले देख लेते हैं। जानते हैं क्या आप जानते हैं पवन का नाम
पवन का नाम उनके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होती है। पवन का जो नाम जो है आने की दिशा के नाम पर ही होती है। उदाहरण के लिए जो पश्चिम से हवा वो बहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? पछुआ पवन, यानी पश्चिमी पवन बोलेंगे। दक्षिण से तो दक्षिणी, यानी जिस दिशा में ये हवाएं चलती है उसी दिशा के नाम से उसको बोला जाता है। आइए पवन के जो है 3 जो है प्रकार हम लोग जानते हैं कौन-कौन सा 3 प्रकार होता है। सबसे पहले स्थानीय पवन हो गया, उसके बाद मौसमी पवन हो गया और अस्थायी हो गया। अस्थायी पवन, मौसमी पवन और स्थानीय पवन हो गया। तो सबसे पहले देख लेते हैं अस्थायी जो है, अस्थायी पवनें क्या होते हैं? तो व्यापारिक जो है व्यापारिक पश्चिम और जो है पूर्वी पवनें अस्थायी पवनें होती हैं। ये जो है सालों भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। तो स्थानीय पवनें कैसी होती हैं? ये वर्षों भर जो है लगातार जो है एक ही दिशा में, यानी कि निश्चित दिशा में लगातार चलने वाली पवन को स्थानीय पवन होती है। और स्थानीय पवनों को व्यापारिक जो है व्यापारिक पवनें के नाम से भी बोला जाता है। व्यापारिक पवनें क्या पश्चिम से पूरब की जो है ना पवनों को जो क्या होता है? स्थानीय पवनें कहा जाता है। तो ये स्थानीय पवनें समझ में आ गया। अब मौसमी पवनें क्या होती है? ये जो पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती है। उदाहरण के लिए ले लिया भारत में जो है, भारत में मौसमी पवनें हैं। भारत में कैसी है पवन? भारत में मौसमी पवनें हैं। अब यहाँ की बात करते हैं, तीसरा पवन की बात बताया गया है। स्थानीय जो पवन है, वे जो पवनें किसी जो छोटे क्षेत्र में जो है वर्षा या दिन के किसी विशेष समय में चलती रहती है। ये स्थानीय जो पवनें जो है किसी क्षेत्र में या वर्ष में या दिन में जो है विशेष समय में चलती रहती है। उदाहरण के लिए लिया आपको स्थल हो गया, स्थल पवने हो गया, समुद्री पवने समीर हो गया। क्या आपको भारत के जो है उत्तरी क्षेत्रों में जो गर्म और आपको शुष्क स्थानीय पवन को याद आ रहा है? इसी को लू बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? लू, यानी जो है कभी कभी वर्ष में चलेगा। इसका जो है ये कभी कभी ये चलने वाली पवने होती है, जिसको बोलते हैं स्थानीय पवने बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? स्थानीय पवने बोला जाता है। तो ये तीनों पवने समझ में आ गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इस मैप को समझना जरूरी है। आइए इस डायग्राम पर थोड़ा सा कैसे उच्च दाब और आपको निम्न दाब का प्रेशर बनता है, तो चलिए इस बात को करते हैं। 90 डिग्री जो है उत्तरी में हो गया, उसको उच्च दबाव वाला क्षेत्र हो गया। तो यहाँ पर के पौने को क्या बोलेंगे? ध्रुवीय पूर्वी पवन के नाम से बोला जाएगा। और ये आपको 60 डिग्री उत्तरी वाला क्षेत्र को क्या बोलिएगा? अधो ध्रुवीय निम्न दाब का क्षेत्र बोलेगा। और यहाँ की वजह अधो ध्रुवीय या निम्न दाब वाला क्षेत्र के बीच में आपको सनातन जो है पछुआ पौने, यहाँ पर जो है पछुआ पौने चलती रहती है। पछुआ पौने किसके किसके बीच में? तो 60 डिग्री और 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश की उत्तरी ध्रुव की तरफ बहेगा। 30 डिग्री और 60 डिग्री के बीच में कौन सा पौने? ये आपको पछुआ पौने बहता रहता है। अब देखिएगा, यहाँ की बात किया जाता है उष्ण उच्च दाब, यानी हर्ष हर्ष अक्षांश जिसको बोलते हैं। तो ये बातें आपसे पूछा जाती है, आपको जो है 30 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर दक्षिणी आपको जो है 30 डिग्री से 35 के बीच में किसको क्या बोलेगा? ये हर्ष हर्ष अक्षांश बोला जाता है। ये क्वेश्चन पूछ जाता है, हर्ष अक्षांश किसके बीच में? तो 30 डिग्री से लेकर आपको 35 डिग्री उत्तरी के बीच में आपको क्या होगा? हर्ष अक्षांश बोला जाता है। ठीक है ना। और कर्क रेखा देखिए, कर्क रेखा आपको उत्तरी व्यापारिक पौने, यहाँ हो गया कर्क रेखा पर जो है 23.5 डिग्री पर जो है कर्क रेखा उत्तरी व्यापारिक पौने चला करती रहती है। अब ये जो हो गया आपको जो लाइन जो हो गया आपको जो इसी को बोलते हैं डोल ड्रम क्षेत्र बोलते हैं, यानी निम्न दाब क्षेत्र को क्या बोला? डोल ड्रम बोला जाता है। यानी भूमध्य सागर ये जो है निम्न दाब क्षेत्र बोलता है। यानी इस वाला बीच वाला 0 डिग्री अक्षांश 0 डिग्री को निम्न दाब वाला क्षेत्र बोलेंगे, है ना। 0 डिग्री वाले को क्या बोला? डोल ड्रम क्षेत्र बोला जाता है। अब देखिएगा 23.5 डिग्री जो है उत्तरी, वो दक्षिणी में 23.5 डिग्री जो है दक्षिण में मकर रेखा है। ठीक है ना। 23.5 डिग्री जो है कर्क रेखा उत्तर में, 23.5 डिग्री उत्तर में हो गया। और मकर रेखा जो हो गया, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में हो गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिएगा इसको क्या बोलेंगे? तो दक्षिणी व्यापारिक कोने बोलेंगे। इसको बोलेंगे दक्षिणी व्यापारिक कोने, और उत्तर में है तो आपको उत्तरी व्यापारिक कोने कहा जाएगा। अब समझने की बात क्या है, आपको जो है उपोष्ण जो देखें, उपोष्ण उच्च दाब जो है हर्ष अक्षांश जो हो गया, तो आप याद रखेंगे 30 डिग्री दक्षिणी से आपको 30 डिग्री दक्षिणी से लेकर 35 डिग्री के बीच में आपको उपोष्ण उच्च दाब हर्ष आवर बोला जाता है। और यहाँ पर भी आपको जो है 30 डिग्री के दक्षिणी में और आपको जो है 60 डिग्री के बीच में आपको पछुआ पवन बनाते हैं, सनातन जो है पछुआ पवन। ठीक है ना। अब जो है ध्रुवीय निम्न दाब वाला क्षेत्र हो गया तो आपको 60 डिग्री के बीच में होता है। और ये यहाँ वाला आपको उच्च दाब वाला क्षेत्र हो गया, उच्च दाब वाला आपको ध्रुवीय पूर्वी पवने हो गया। ये थोड़ा सा मैप में आपको ध्यान रखिएगा, प्रमुख पेटियाँ था। आइए यहाँ पर जो है प्राकृतिक जो है चक्रवात के बारे में बताया गया है, जो डायरेक्ट यहाँ से पैराग्राफ उठाता है सीटेट में और यहाँ से पैराग्राफ उठाकर आपको एग्जाम में दे देता है। चलिए बात करते हैं पैराग्राफ। आइए, चक्रवात और प्राकृतिक आवेश। भारत के जो है पूर्वी समुद्री तट पर उड़ीसा में जो बंगाल की खाड़ी में उठने वाले जो चक्रवात का बहुत ही खतरा रहता है। ये जो समय की बात करते हैं 17 और 18 अक्टूबर 1919 में राज्य में 5 जिलों में चक्रवात आया था। 29 अक्टूबर 1919 में को एक अन्य महाचक्रवात आया हुआ था और जिसे राज्य में एक बड़े भाग में तबाही मचा के चली गई। और जो मुख्य रूप से पवनों का वेग और वर्षा और ज्वारीय प्रकोप जो है प्रकोप से हानियां हुई। और ये जो है कितना किलोमीटर की रफ्तार था? 260 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से ये चलने वाली जो है पवन जो होता है 36 घंटे लगातार चलता रहा। देख लीजिए, यानी 36 घंटा लगातार चलता रहा। 260 किलोमीटर प्रति किलोमीटर रफ्तार से चलता रहा 36 घंटा। और ये ज़्यादा समय तक चलती रही और तीव्र वेग वाले जो है पवन से जो है
पेड़ को उखाड़ ले गया और कच्चे मकानों को क्या किया, नष्ट कर दिया। अनेक जो औद्योगिक भवनों को नष्ट किया और अन्य घरों के छतों को उड़ा के लेके चला गया ये चक्रवात। और विद्युत आपूर्ति और टेलीफोन लाइनों को क्या किया, पूरी तरह से क्षति कर दिया, कट छट गया, मतलब बहुत ज्यादा बाधित किया हुआ था। चक्रवात के फलस्वरूप लगातार जो है 3 दिनों तक जो है वर्षा भारी वर्षा होती रही। देख रहे हैं इतना बड़का तबाही आया था। 3 दिनों तक वर्षा होती रही। इस वर्षा के कारण उड़ीसा की प्रमुख जो नदियों में बाढ़ आ चुकी थी। और आपको चक्रवाती पवनों के कारण जो है उठी जो ज्वारीय जो तरंगे स्थान पर जो है 20 किलोमीटर तक आ गई थी। 20 किलोमीटर तक आप समझ सकिए, ये ज्वारीय जो चक्रवात जो आया हुआ था तो 20 किलोमीटर तक ये फैल चुकी हुई थी, आ चुकी हुई थी। और फलस्वरूप तटीय क्षेत्रों में भयानक तबाही मची हुई थी। और अचानक जो 7 से लेकर 10 मीटर की ऊंचाई पर ये ज्वारीय तरंग आना शुरू हो गया था, जिसके कारण जो है तैयार जो है खड़ी धान की फसलें पूरी तरह क्या हो गया, धान की फसलें को पूरी तरह से तबाही मचा दिया था। जब ये चक्रवात आता है, चक्रवात बड़ा होती भयानक होता है। ये जो डेट जो है 29 अक्टूबर 1919 में ये चक्रवात आया था उड़ीसा में, है ना। अब देखिएगा यहाँ पर और बता रहे हैं 25 अक्टूबर 1919 के पूर्वी जो है पोर्ट ब्लेयर के निकट अब थाईलैंड की खाड़ी में अवदाब अवदाब के कारण यह जो है चक्रवात उत्पन्न हुआ। और यह धीरे धीरे जो है उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ता चला गया और गहन होकर जो है ये महाचक्रवात का जो है रूप धारण कर लिया। और 29 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे उड़ीसा के इरेसाना और बालीकुंडा के बीच में बालीकुंडा के बीच में ये क्षेत्रों को प्रभावित किया था। कब? 25 अक्टूबर 1919 में। ये जो है आपको पोर्ट ब्लेयर के निकट आपको थाईलैंड की खाड़ी के पास जो है निम्न दाब का क्षेत्रफल बन जाता है, जिसके चलते आपको यहाँ पर उड़ीसा में 29 अक्टूबर को जो है उड़ीसा के तट पर इरेसामा और बालीकुंडा में जो चक्रवात आया हुआ था और ये जगह का नाम भी पूछ लेता है। और ये जो महाचक्रवात ने भुवनेश्वर, कटक में 28 तटीय नगरों सहित जो है उड़ीसा के पूर्वी तट को जो क्या किया, पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। और लगभग जो है इसमें 30 लाख लोग जो 130 लाख लोग प्रभावित हुए थे। ये जो महाचक्रवात में जो है आपको 130 लाख लोग प्रभावित हुए थे। बहुत ही बड़ी संख्या में पशुओं की मौत हो गई थी। और धान, सब्जी, फसलें जो खड़ी थी उसको क्या, फसलों को भारी नुकसान हुआ था इसमें। और ज्वारीय जो है प्रकोप के चलते जो है उत्पन्न जो है लवणता के कारण जो कृषि योग्य जो विशाल भूमि जो था अनुपजाऊ हो गया, क्योंकि समुद्र के पानी इतना खारा था। उस भूमि को क्या किया, बंजर कर दिया। साल, सागवान, बांस और के बागवान को जो विशाल जो बागवान था उसको भी नष्ट कर दिया, पेड़ पौधों को भी तोड़ ताड़ दिया था। पारादीप और आपको कोणार्क के बीच में इससे जो मैग्रो वनों के जो है जंगल में जो था पशु भी क्या हो गया, वहां भी लुप्त हो गया। यानी वहां पर मर गया लोग, सारा जो पक्षी पशु सारा मर गया लोग। समझ सकते हैं कितना बड़ा भयानक आया था। तो देखो यहाँ की बात करते हैं, ये आपको जो है गर्म हवाई ऊपर होकर आपको वायु का निर्माण मतलब कि क्या होता है, बादलों का निर्माण करता है। और ठंडी हवाई जो नमी वाला जगह इस जगह पर भरने वाते जाता है। जैसे ही ये खाली जाता है ऊपर जाता है तो यहाँ पर चक्रवात उत्पन्न हो जाता है। आइए बात करते हैं यहाँ पर आर्द्रता की बात करते हैं। आर्द्रता क्या होती है दोस्तों, आर्द्रता समझने के प्रयास करते हैं। आर्द्रता होता क्या है? आर्द्रता आर्द्रता जब जल पृथ्वी और आपको जो है विभिन्न जलाशयों में वाष्पित होता है, चाहे जल मतलब कि पृथ्वी पर जल हो या विभिन्न जलाशय से वाष्पित होकर होता है, तो ये जो है जलवाष्प बन जाता है। यानी इसको क्या होता है, जलवाष्प कैसे बन जाता है, यानी जो इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो वो पानी गर्म होकर वो वेपराइजेशन होकर क्या करेगा, ऊपर उठेगा, तो जलवाष्प बनता है। वायु में जो है वायु में किसी भी समय जो जलवाष्प की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं, वायु में किसी भी समय के जलवाष्प की मात्रा को क्या बोलते हैं, तो आपको आर्द्रता। यानी कहने का मतलब क्या है, आर्द्रता किसको कहेंगे, वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को हम लोग क्या बोलेंगे, वायु में उपस्थित जो है जलवाष्प की मात्रा को हम लोग क्या कहेंगे, आपको आर्द्रता कहेंगे। आर्द्रता समझ में आ गया। जब वायु में जो है जलवाष्प की मात्रा अधिक हो जाती है तो उसे हम जो है आर्द्र दिन कहेंगे, यानी ह्यूमिडिटी टेबल कहा जाएगा। जैसे 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 वायु गर्म होता रहता है हो जाती है तो जलवाष्प धारण करने की क्षमता क्या कर देती है, बढ़ जाती है। और इस प्रकार यह और अधिक जो आर्द्रता हो जाती है। आर्द्र दिनों में जो है सूखे कपड़े में काफी समय में सूखने में क्या लगता है, सूखे कपड़े को सूखने में ज्यादातर समय लगता है। यानी आर्द्रता वाला दिन में, यानी आपको देखिएगा आपको किस समय में, यानी बारिश के दिनों में जो कपड़ा जल्दी से नहीं सूख पाता है क्योंकि आर्द्रता उसमें ज्यादातर रहती है। हमारे शरीर के पसीने आसानी से नहीं सूख पाता है, ठीक है, जिसे हम असहज महसूस करते हैं। ये भी कारण बनता है जो आप लोगों ने अनुभव किया है। जलवाष्प ऊपर उठता है, जलवाष्प जो ऊपर उठता है तो वो ठंडा होना शुरू कर देता है। जलवाष्प जब ऊपर उठता है तो वो ठंडा होना शुरू होता है और जलवाष्प संघनित होकर आपको ठंडा होकर जल की बूंद के रूप में बन जाता है। जल की बूंद में क्या होता है, बन जाता है। और बादल इन्हीं जल बूंदों बूंदों की का ही एक जो है समूह होता है। बादल क्या होता है, इन्हीं जल बूंदों के ये समूह होता है। जब जो है जल की ये जो है बूंदे इतनी भारी हो जाती है तो वायु में न तैर सकता है, वायु में क्या होता है, नहीं तैर पाता है, तब ये जो है वर्षण के रूप में नीचे आ जाती है। यानी जो है जलवाष्प जो है ऊपर होकर जो है पानी ऊपर होकर गया था, वेपराइजेशन होकर गया था, तो वो बादल का रूप ले लेता है। और बादल इतना ना भारी हो जाता है तो क्या होगा, भारी इतना हो जाता है जिसकी वजह से क्या होता है, वर्षा होना शुरू हो जाता है, वर्षा हो जाता है। आइए आगे बात करते हैं। आकाश में उड़ते हुए जेट जो हवाई जहाज अपने पीछे सफेद पथ छोड़ता है, यानी चिन्ह छोड़ता है। जब हवाई जहाज जब जैसे उड़ता रहता है, ये हवाई जहाज उड़ता है तो इससे क्या होती है, यहाँ पर जो सफेद पट्टियां जो छोड़ता रहता है,
आप लोगों ने देखा होगा ये सफ़ेद पट्टियाँ छोड़ती रहती हैं, तो इसके इंजन से निकलने वाली नमी संघनित हो जाती है। इससे ईंधन से निकलने वाले जो क्या होती है मन की धुआँ संघनित हो नमी नमी संघनित हो जाती है और वायु की गति न होने के वायु की गति न होने की स्थिति में यह जो क्या संघनित नमी कुछ देर के तक जो है पथ के रूप में दिखाई देता है। कुछ देर के बाद क्या होता है, यह पथ के रूप में दिखाई देना शुरू कर देता है, एक रास्ते के रूप में ये दिखाई देता है। पृथ्वी पर जो है जल के रूप में पृथ्वी पर जो है जल के रूप में गिरने वाला जो है वर्षण, ये वर्षा कहलाता है। पृथ्वी पर जो है जल जो ऊपर से गिरता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्षा कहा जाता है। आमतौर पर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पौधे जल जो है संरक्षण में मदद करता है। पौधा जो जल संरक्षण में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। जब पहाड़ी पार्श्वों से जो है पेड़ काटे जाते हैं तो वर्षा जल जो है अनावृत पहाड़ों के नीचे बहता रहता है और नीचे इलाकों में बाढ़ का कारण बन जाता है। क्रियाविधि आधार पर जो है वर्षा के 3 प्रकार है। वर्षा के कितने प्रकार है दोस्तों? ये 3 प्रकार है। आपको संवहनीय वर्षा हो गया, पर्वतीय वर्षा हो गया और आपको चक्रीय नाम के चक्रवातीय वर्षा होता है। चक्रवातीय वर्षा हो गया। तो वर्षा के कितने प्रकार हुआ? 3, संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवातीय वर्षा होते हैं, चक्रवाती वर्षा होती है। आइए यहाँ की बात करते हैं संवहनीय वर्षा, इसी को समझ लीजिए। संवहनीय वर्षा ये होती है जो वायु गर्म होकर ऊपर उठता है तो वो बारिश हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं संवहनीय वर्षा। गर्म होकर ऊपर उठा और वो बादल बन गया और ये जो बारिश के रूप में बदल गिर जाते हैं तो ये हो गया संवहनीय वर्षा हो गया। आइए बात करते हैं आगे। पेड़ पौधे और जीव जंतु को जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। पेड़ पौधे और जीव जंतु को रहने के लिए वर्षा क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे धरातल को जो है ताजा जल प्राप्त हो जाता है, यानी जमीन को क्या होता है, ताजा जल प्राप्त हो जाता है। यदि वर्षा कम हो तो क्या होता है, जब वर्षा कम हो तो जल की कमी और सूखा हो जाता है, जल की कमी और सूखा स्थिति हो जाती है और इसके विपरीत जो है जब वर्षा अधिक होती है तो क्या करेगा, बाढ़ आ जाती है, जिसकी वजह से बाढ़ आ जाती है। देखिए यहाँ पर बता रहा है कि क्या आप जानते हैं वर्षण के दूसरे रूप को हमको हिम या सहिम वृष्टि या ओला वृष्टि के नाम से भी जानते हैं। यानी वर्षा जो है आपको बारिश के पानी के बूंदों में ना गिरकर आपको जो है हिम के रूप में यानी बर्फ के रूप में गिरता है तो वो हो गया आपको क्या, ओला वृष्टि, उसी को बोलते हैं। तो इस प्रकार जो है क्या हो गया, टॉपिक ये समाप्त हो गया। वायु क्या होता है, वायुमंडल की पतली परत को जो है वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल का अधिकतर भाग में दो गैस है, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ऑक्सीजन की स्पेशल नाइट्रोजन 78% है। वायुमंडल में कौन सी जो है गैस ग्रीन हाउस गैस बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस होता है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। मौसम किसे कहते हैं, मौसम जो है, मौसम उसे कहेंगे जो है आपको, मौसम किसको कहा जाएगा, तो मौसम यानी प्रकृति में होने वाली घटनाओं को हम लोग मौसम कहेंगे। जो जैसे कि वर्षा हो गया, गर्मी, बरसात, ठंडा, ये सब चीज को क्या बोले, मौसम कहा जाता है। मौसम ये जो है प्रतिदिन या प्रति घंटा ये बदलने वाली निरंतर प्रक्रिया को ही हम लोग मौसम कहते हैं। वर्षा का 3 प्रकार हो गया आपको, जो वर्षा का संवहनीय वर्षा हो गया, पर्वतीय वर्षा हो गया, आपको चक्रवर्तीय वर्षा हो गया, चक्रवर्तीय वर्षा हो गया। अब यहाँ की सही बात करते हैं, निम्नलिखित में से वो कौन से कौन से गैस हमारे पृथ्वी को सबसे ज्यादा हानिकारक किरणों से बचाती है, तो आपको ओजोन परत जो है ये समताप मंडल में पाया जाता है, ये समताप मंडल में पाया जाता है। वायु के सबसे महत्वपूर्ण परत कौन है, तो वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण परत क्या होगा, तो ये क्षोभ मंडल हो गया। वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण परत हो गया क्षोभ मंडल होता है, जो क्षोभ मंडल। वायु के वायुमंडल के निम्न परतों में बादल विहीन कौन होता है, बादल विहीन होता है आपको समताप मंडल। यहाँ पर इसलिए जो बादल विहीन होता है यहाँ पर हवाई जहाज उड़ने में सहायता हो जाता है और ओजोन परत आपको समताप मंडल में ही पाया जाता है। वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर उठते हैं तो वायु दाब क्या होता है, वायु दाब क्या होता है, तो ये वायु दाब क्या होगा, वायु दाब क्या होता है, तो ये वायु दाब क्या होता है, घटता जाता है, बढ़ता जाता है। वायु दाब क्या होता है, बढ़ता जाता है। वायु दाब क्या होगा, वायु दाब जब ऊपर बढ़िएगा तो ये घटता जाता है। टेम्परेचर जो होता है, तापमान जो है वायुमंडल के ऊपर जाता है, ताप जो होता है तापमान, तापमान होगा तो तापमान बढ़ेगा। अब ये भी बात याद रखेंगे, जब ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, तो वायु दाब घटेगा। समुद्र तल में क्या होता है, समुद्र तल में बढ़ेगा, समुद्र तल में बढ़ जाता है, ये बात याद रखेंगे। जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी के रूप में आता है तो उसको क्या बोलते हैं, हिम कहते हैं, यानी ओलावृष्टि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्यापारिक पौने क्या होती है। व्यापारिक पौने जो होती है आपको स्थानीय जो है स्थानीय पौन को कहा जाता है। और लू क्या होता है, लू हो गया आपको अस्थाई पौने को होता है। मानसून क्या आता है आपको, ये जो है पौन क्या हो गया, पौन की जो गति क्या होती है, पौन की क्षैतिज गति होती है, पौन की क्षैतिज गति होती है। मानसून क्या, मौसमी पौने, मानसून क्या, मौसमी पौने हैं। तो ये सब ये मिलान करने के लिए दिया था। आइए कारण बताइए कि जो है क्वेश्चन पूछ रहा है, आर्द्र दिनों में यानी आपको जो है आर्द्रता वाले दिनों में जो है गीले कपड़े सूखने में जो है अधिक समय लेता है, क्योंकि वायुमंडल में जो है आर्द्रता की जो है आर्द्रता यानी नमी, ह्यूमिडिटी ज्यादा रहती है, जिसकी वजह से सूर्य का प्रकाश या आपको ज्यादातर गर्माहट, उसमें वायुमंडल गर्म नहीं रहता है, जिसकी वजह से क्या होती है, उसका वाष्पन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से कपड़ा जल्दी से नहीं सूख पाता है। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर तापमान क्या होता है, भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ बढ़ेगा तो ये जो है तापमान क्या होता है, मात्रा घटती जाती है। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर आपतन की मात्रा घटती जाती है। ठीक तो है। कारण ये है कि क्योंकि ये जो ध्रुव में जो है आपको तो आपको क्या होता है, बर्फ ही होता है। बर्फ का जो आपको मतलब कि टेम्परेचर ज्यादातर कम रहता है और भूमध्य रेखा की बात की है, भूमध्य रेखा पर जो है टेम्परेचर ज्यादातर रहता है, यही कारण होता है दोस्तों। तापमान घटता बढ़ता रहता है दोनों जगह।
ये तो बात किया गया, ये बच्चों के चार्ट बनाया गया है ताकि बच्चे इस चीज़ को समझ लें। ये चार्ट क्यों कैसे हो गया, पहले ही बनाकर इसी को लिखने के लिए दिया है। चलिए दोस्तों, इस प्रकार से आपके ये चार्ट बनाने के लिए दिया गया है, ये बच्चों के लिए है। अब नेक्स्ट जो क्लास हम लोग करेंगे एनसीईआरटी 7 क्लास का जो है नेक्स्ट क्लास चैप्टर नंबर 5, और जिसमें हम लोग बात करेंगे जल की बातें करेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर वीडियो। आशा और उम्मीद करते होंगे ये बातें आपको ऑडियो या वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जल के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।